नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हमेशा की तरह दो कहानियां हैं। दोनों ही सच्ची और दिलचस्प हैं, इसलिए आप आखिर तक जरूर देखना। और आज की पहली कहानी उज्जैन जिले की है। ये बात 2025 की है। उज्जैन जिले के घटिया तहसील के तुलाहेड़ा गांव में 33 वर्षीय राहुल राठौर अपने परिवार के साथ रहते थे। राहुल राठौर प्रॉपर्टी का काम करता था और खाली समय में इंस्टाग्राम पर रील्स देखना पसंद करता था। अगस्त 2025 के आखिरी हफ्ते में इंस्टाग्राम पर टाइम पास करते हुए उसकी नज़र जबलपुर की आयुषी उर्फ कृतिका जैन के प्रोफाइल पर पड़ी। कृतिका का प्रोफाइल काफ़ी आकर्षक था और यही वजह थी कि राहुल उसकी ओर खिंच गया। दोनों ने एक दूसरे को फॉलो किया और जल्दी ही चैट करने लगे। दोनों के बीच बातचीत चलने लगी। कृतिका ने बताया कि उसे प्रॉपर्टी खरीदने में दिलचस्पी है। राहुल के लिए यह मौका बढ़िया था क्योंकि यह उसका काम था। उसने कृतिका से कहा कि वह उज्जैन आए, वह उसे कुछ अच्छी प्रॉपर्टी दिखा देगा। अगले 3 हफ्तों तक दोनों लगातार चैट करते रहे। राहुल और कृतिका फोन पर रोज बातें करते रहे। सिर्फ 10-12 दिन में ही दोनों के बीच अच्छा भरोसा और अपनापन बन गया। 11 सितंबर 2025 को कृतिका ने राहुल को फोन किया और कहा कि वह उज्जैन आ गई है और चाहती है कि वह उससे कानीपुरा ब्रिज पर मिले। राहुल पहली बार कृतिका से मिलने जा रहा था और मन ही मन बहुत खुश था। प्रॉपर्टी दिखाने और अपनी नई दोस्त से मिलने के लिए उसने बिना ज्यादा सोचे अपनी क्रेटा कार लेकर निकल पड़ा। ब्रिज पर पहुंचने पर उसने कृतिका को अकेले खड़ा देखा। वह उसकी कार की पिछली सीट पर बैठ गई और दोनों की बात शुरू हुई। लेकिन यह मुलाकात ज्यादा लंबी नहीं रही। अचानक कृतिका के साथ ही 3 महिलाएं और 2 पुरुष वहां आ धमके। राहुल कुछ समझ पाता उससे पहले ही उन्होंने उसे घेर लिया और उन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। राहुल पर चाकू तान दिया और उसे झूठे रेप केस में फंसाने की धमकी देने लगे। राहुल के विरोध करने पर उन्हें मारपीट शुरू कर दी। यही वह समय था जब उसका अपहरण हो चुका था और उसके मोबाइल फोन को छीनकर उसे कार में बैठा दिया गया, जो उसकी ही कार थी। अब अपहरणकर्ताओं ने राहुल के फोन से उसके घर वालों को कॉल कर फिरौती मांगनी शुरू कर दी। शुरुआत में उन्होंने 50 लाख रुपए की मांग की, जो बातचीत के दौरान 25 लाख और फिर 15 लाख तक कम कर दी गई। राहुल इस स्थिति में पूरी तरह असहाय था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह किस जाल में फंस गया है। अपहरणकर्ताओं ने राहुल को उसकी कार में बैठाकर उज्जैन से निकल लिया। अगले 2 दिनों 11 से 13 सितंबर तक उसे करीब 600 किलोमीटर तक घुमाया गया। इस दौरान वे शाजापुर, मंदसौर, माकसी, आगर और चौसला गांव जैसे इलाकों में गए। रास्ते में राहुल के साथ मारपीट होती रही। अपहरणकर्ताओं ने उसकी सोने की चेन, अंगूठी और जेब में रखे 10,000 रुपए लूट लिए। कार का डीजल, खाना पीना और अन्य खर्चे राहुल के फोन पे अकाउंट से किए गए। उन्हें लगातार धमकियां दी गईं कि अगर फिरौती नहीं दी गई तो राहुल को झूठे रेप केस में फंसाया जाएगा या उसकी जान ले ली जाएगी। इस दौरान राहुल पूरी तरह डर के साए में था। अपहरणकर्ताओं ने 50 लाख रुपए की मांग की। राहुल ने पैसे न होने की बात कही तो फिरौती का सौदा 15 लाख रुपए पर तय किया गया। इसी दौरान आरोपियों ने राहुल से कहा कि वह अपने घर वालों को फोन करे और पैसे लाने को बोले। राहुल ने तुरंत जीजा सतीश को फोन किया और पैसे लाने को कहा। यह कॉल अपहरणकर्ताओं की मौजूदगी में की गई थी और डर के मारे राहुल ने यह कदम उठाया। लेकिन यही कॉल बाद में उसकी जान बचाने में अहम साबित हुई। दरअसल सतीश को कुछ शक हुआ और वह अपने साथियों के साथ मौके पर पहुंच गया। जीजा सतीश राठौर और उसके साथी मौके पर पहुंचे तो आरोपी कार लेकर भाग निकले। घटिया थाने पहुंचकर सतीश ने पुलिस को पूरी घटना की जानकारी दे दी। उज्जैन पुलिस, जिसमें चिमनगंज थाना, माकडौन थाना और साइबर सेल शामिल थे, उन्होंने तुरंत कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने राहुल के फोन की लोकेशन ट्रैक की और फोन पे ट्रांजैक्शंस की जांच की। इससे पता चला कि अपहरणकर्ता शाजापुर की ओर जा रहे हैं। पुलिस ने नाकाबंदी लगाई और उनका पीछा करना शुरू किया। अपहरणकर्ताओं ने पुलिस को देखकर कार की स्पीड बढ़ा दी, लेकिन उनकी किस्मत साथ नहीं थी। कार एक खेत की मेड़ पर चढ़कर पलट गई। इस मौके का फायदा उठाकर राहुल किसी तरह कार से बाहर निकलकर भाग गया। पुलिस मौके पर पहुंची, कार को घेर लिया और 6 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में कुल 6 लोग शामिल थे, 4 महिलाएं और 2 पुरुष। महिलाएं थीं 55 साल की पुष्पा जैन, 28 साल की अनुजा जैन, 18 साल की भारती लोधी और कृतिका जैन।
पुरुष थे 32 साल के भगवान सिंह उर्फ फूल सिंह और 25 साल के संजय सोंटी उर्फ गुर्जर। पुलिस पूछताछ में जो खुलासा हुआ वह और भी चौंकाने वाला था। यह कोई साधारण अपहरण नहीं था, बल्कि जबलपुर का सुनियोजित हनी ट्रैप फैमिली गैंग था। इस गैंग की मास्टरमाइंड कृतिका जैन और उसकी बहन अनुजा जैन थी, जबकि उनकी चाची पुष्पा जैन ब्रोकर की भूमिका निभाती थी। अन्य सदस्य थे भारतीय लोधी, कृतिका की दोस्त, संजय सोंटी उर्फ गुर्जर और भगवान सिंह उर्फ फूल सिंह। यह गैंग इंस्टाग्राम का इस्तेमाल कर लोगों को अपने जाल में फंसाता था। इस गैंग का तरीका था सोशल मीडिया पर दोस्ती करना, फिर प्रॉपर्टी खरीदने या शादी का लालच देकर लूटपाट करना। पुलिस को इस गैंग का पुराना रिकॉर्ड भी मिला। जून 2025 में कृतिका जैन ने दमोह में एक युवक से शादी की और शादी की रात ही 4,50,000 नकद और जेवर लूटकर फरार हो गई। भारतीय लोधी ने उंदासा में महिपाल नाम के व्यक्ति से शादी की और 2 लाख रुपए और जेवर लूटे। अनुजा जैन ने जनवरी 2025 में शाजापुर के लाहौरी गांव में विपिन विश्वकर्मा से शादी की और शादी की पहली रात ही लूटपाट करके भाग गई। गैंग का तरीका था कि वे जगह बदल बदल कर किराए के मकानों में रहते, अपराध करते और फिर गायब हो जाते। पुलिस को शक है कि यह गैंग मध्य प्रदेश महाराष्ट्र बॉर्डर पर भी सक्रिय था। कृतिका ने पूछताछ में कबूल किया कि वे जगह के साथ दुल्हन बदलते थे ताकि पुलिस को चकमा दिया जा सके। इस गैंग का मॉडस ऑपरेंडी बेहद चालाक था। वे इंस्टाग्राम पर आकर्षक प्रोफाइल बनाते, जिसमें युवतियां खूबसूरत तस्वीरें और लुभावने बायो डालती थीं। फिर टारगेट को दोस्ती का झांसा देकर बातचीत शुरू की जाती थी। प्रॉपर्टी डीलिंग, शादी या अन्य लालच देकर वे शिकार को अपने जाल में फंसाते। मिलने के लिए बुलाने के बाद सुनियोजित तरीके से अपहरण या लूटपाट की जाती। धमकियों, मारपीट और ब्लैकमेलिंग जैसे झूठे रेप केस में फंसाने की धमकी का सहारा लिया जाता। गैंग में महिलाओं की मौजूदगी से शिकार को भरोसा हो जाता था और वे आसानी से जाल में फंस जाते थे। पुलिस इस हनी ट्रैप गैंग के बाकी नेटवर्क की भी जांच कर रही है। सोशल मीडिया पर मिलने जुलने और दोस्ती में हमेशा सतर्क रहना चाहिए। सोशल मीडिया पर दोस्ती और रिश्तों में जल्दबाजी न करें। अजनबियों पर भरोसा करने से पहले उनकी पहचान और इरादों को अच्छी तरह समझना जरूरी है। और आज की दूसरी कहानी उत्तर प्रदेश के संभल जिले की है। ये बात 2020 की है। संभल जिले में एक थाना आता है धनारी। इसी थाने का एक गांव है गढ़ा। इसी गांव में बंटी का परिवार रहता है। उसके पिता का नाम बिन्नामी और मां का नाम शीला था। बिन्नामी खेती किसानी का काम करते थे। 22 वर्षीय बंटी इंटर पास था। उसके बड़े भाई संदीप का विवाह हो चुका था। बंटी से छोटे 2 भाई तेजपाल और भोले शंकर के अलावा छोटी बहनें कश्मीरा, सोमवती और राजवती थीं। उसके पड़ोस में उसके ताऊ यानी पिता के बड़े भाई तुलसीदास रहते थे। घर में उनकी पत्नी रमा देवी, 8 बेटे और एक बेटी थी। बेटी का नाम सुखदेवी था, जो सब भाइयों से छोटी और घर की लाडली थी। बंटी और सुखदेवी चचेरे भाई बहन थे। बचपन से ही दोनों हर वक्त साथ रहते। 1 जुलाई को गढ़ा गांव के जंगल में देवराज उर्फ दानवीर के यूकेलिप्टस के बाग में बंटी और सुखदेवी की लाशें शीशम के एक पतले पेड़ पर लटकी मिलीं। कुछ गांव के लड़के जब वहां गए तो उन्होंने यह नजारा देखा और तुरंत दोनों के घर वालों को इसकी खबर दे दी। सूचना मिलते ही बंटी के घर वाले और कुछ गांव के लोग घटनास्थल पर पहुंच गए, लेकिन सुखदेवी के घर वाले वहां नहीं आए। घटना की जानकारी थाना धनारी को दे दी गई। सूचना पाकर इंस्पेक्टर सतेंद्र भड़ाना अपने कुछ पुलिस कर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे। थाना प्रभारी की जानकारी पर एएसपी आलोक जायसवाल और सीओ सरोज भी वहां पहुंच गए। सुखदेवी और बंटी की लाशें एक ही पेड़ पर लटकी हुई थीं। सुखदेवी के गले में हरे रंग का दुपट्टा फंदे की तरह बंधा था, जबकि बंटी के गले में प्लास्टिक की रस्सी थी। दोनों के चेहरे किसी तेजाब जैसी चीज से झुलसे हुए थे। पहली नजर में मामला आत्महत्या जैसा लग रहा था, लेकिन चेहरे झुलसे होने के कारण हत्या का शक भी जताया गया। पुलिस अधिकारियों ने मौके पर मौजूद बंटी के पिता बिन्नामी से जरूरी पूछताछ की। इसके बाद इंस्पेक्टर सतेंद्र भड़ाना को निर्देश देकर दोनों अधिकारी वहां से चले गए। पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई कर दोनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का सही कारण स्पष्ट नहीं हो पाया। इसके बाद 7 जुलाई 2020 को सुखदेवी के भाई कुलदीप उर्फ सूखा का शव भी गढ़ा के जंगल में नीम के पेड़ से लटका मिला।
उसी जगह जहां पहले सुखदेवी और बंटी के शव पाए गए थे। थाना प्रभारी सतेंद्र भड़ाना अपनी टीम के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे। सीओ के सरोज भी फॉरेंसिक टीम के साथ वहां आ गए। कुलदीप का शव प्लास्टिक की रस्सी से लटका था और चेहरा तेजाब से झुलसा हुआ था। जांच में पता चला कि तीनों की मौत का तरीका एक जैसा था। पुलिस को अब साफ लग रहा था कि यह सिर्फ आत्महत्या नहीं थी, बल्कि हत्या की साजिश थी। किसी ने इसे आत्महत्या जैसा दिखाकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश की थी। पुलिस ने कुलदीप के घर वालों से बात की तो पता चला कि कुलदीप 25 जून से लापता था। लेकिन सुखदेवी और बंटी की मौत के बाद लोग डर के मारे पुलिस के पास नहीं गए, इसलिए खबर समय पर पुलिस तक नहीं पहुंची। गढ़ा गांव में 3 हत्याओं के बाद एसपी यमुना प्रसाद ने तुरंत कार्रवाई शुरू की। उन्होंने इंस्पेक्टर सतेंद्र भड़ाना को केस जल्दी से जल्दी सुलझाने के निर्देश दिए। मृतक बंटी के पिता बिन्नामी की तहरीर पर इंस्पेक्टर भड़ाना ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ भादम्बी की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कराया। इसके बाद थाना प्रभारी ने सुखदेवी के घर वालों से पूछताछ की तो पता चला कि सुखदेवी का भाई विनीत उर्फ लाला और किशोरी घर से गायब थे। पुलिस ने दोनों की तलाश की और उन्हें गढ़ा के जंगल से हिरासत में ले लिया। उनसे पूछताछ करने पर तीनों हत्याओं का खुलासा हो गया। पूछताछ में यह भी पता चला कि कई और लोग इस मामले में शामिल थे। इसके बाद पुलिस ने गढ़ा गांव के ही जगपाल यादव उर्फ मुल्लाजी और शिवराज को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में सभी ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया और घटना के बारे में विस्तार से बता दिया। बंटी और सुखदेवी चचेरे भाई बहन थे और हमेशा साथ रहते। समय के साथ दोनों बड़े हुए और धीरे धीरे उनका भाई बहन वाला रिश्ता प्यार में बदल गया। एक बार जिस्मानी ताल्लुकात कायम हुआ तो यह सिलसिला चलता रहा। दोनों घंटों बातें करते, बिना एक दूसरे के रहना मुश्किल हो गया। एक दिन उनके प्यार का राज परिवार वालों के सामने खुल गया तो कोहराम सा मच गया। दोनों को समझाया गया कि उनके बीच खून का संबंध होने के कारण उनकी शादी नहीं हो सकती, लेकिन वे प्रेम दीवाने कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। परिजनों के विरोध से दोनों काफी परेशान रहने लगे। इसी बीच बंटी के घर वालों ने उसकी शादी बदायूं जनपद के गांव तिमरुआ की एक युवती से तय कर दी। शादी की तारीख 26 जून 2020 रखी गई। इस खबर से सुखदेवी बहुत दुखी हुई और बंटी भी बेचैन हो गया। बेचैनी में वह काफी देर सोचता रहा। फिर उसने फैसला किया कि अब वह अपने प्यार को लेकर कहीं और चला जाएगा, जहां कोई उन्हें रोक न सके। अपने इस फैसले की जानकारी उसने सुखदेवी को भी दे दी। सुखदेवी ने भी उसके साथ घर छोड़कर दूर जाने के लिए हाँ कर दी। शादी की तारीख से एक दिन पहले 25 जून 2020 को बंटी सुखदेवी को घर से ले भाग गया। दोनों के घर वालों को उनके भागने का पता चल गया। उन्होंने दोनों को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कहीं कोई पता नहीं चला। सुखदेवी और बंटी के घर से लापता हो जाने के बाद उनके घर वाले बहुत परेशान थे, लेकिन बंटी सुखदेवी के साथ अपने गन्ने के खेत में छिपा हुआ था। 26 जून को गांव के जगपाल यादव उर्फ मुल्लाजी ने उन्हें वहां देख लिया और यह बात सुखदेवी के भाई विनीत उर्फ लाला को बता दी। विनीत ने यह बात अपने भाई किशोरी और गांव के शिवराज को भी बता दी। समाज में बदनामी के डर से उसने जगपाल से कहा कि अपनी बहन सुखदेवी और बंटी को मार दे, और इसके बदले में उसने उसे 2.5 लाख रुपए देने का वादा किया। जगपाल पेशे से अपराधी था, इसलिए वह हत्या करने को तैयार हो गया। विनीत ने जगपाल को 2.5 लाख रुपए दे दिए। इसके बाद योजना बनाकर रात 11 बजे चारों बंटी के खेत में पहुंचे। वे साथ में शराब और तेजाब की बोतलें लेकर गए थे। वहां पहुंचकर चारों ने बंटी और सुखदेवी को पकड़ लिया। शिवराज ने बंटी को जबरदस्ती शराब पिलाई। फिर पास ही जगपाल के ट्यूबवेल के छप्पर से प्लास्टिक की रस्सी निकाल ली। इसके बाद सुखदेवी के गले को उसके हरे रंग के दुपट्टे से और बंटी के गले को प्लास्टिक की रस्सी से घोंटकर मार डाला गया। इसी बीच विनीत का छोटा भाई 25 वर्षीय कुलदीप उर्फ सूखा वहां आ गया और उसने उन लोगों को दोनों हत्याएं करते हुए देख लिया। विनीत ने कुलदीप को समझा बुझाकर वहां से वापस घर भेज दिया। उसके बाद चारों लोग दोनों लाशें कुछ दूरी पर देवराज उर्फ दानवीर के यूकेलिप्टस के बाग में ले गए। वहां दुपट्टा और रस्सी से दोनों को शीशम के पेड़ पर लटका दिया। फिर पहचान मिटाने के लिए उनके चेहरों पर तेजाब डाल दिया गया। कुलदीप को दौरे पड़ते थे और उस वजह से उसका दिमाग ठीक नहीं रहता था, इसलिए चारों उस पर भरोसा नहीं करते थे। कुलदीप लगातार घटना का विरोध कर रहा था, इसलिए उन्हें लग गया कि अगर उसे भी छोड़ दिया गया तो वह सारा सच बोल देगा। इसलिए उन्होंने मिलकर फैसला किया कि कुलदीप को भी मार दिया जाए।
2 जुलाई 2020 को विनीत और उसके तीनों साथी कुलदीप को बहाने से रात में जंगल में ले गए। वहां गांव के नेकपाल यादव के खेत में कुलदीप का गला पीले रंग के दुपट्टे से घोंटकर मार दिया गया और फिर दुपट्टे से बांधकर उसकी लाश नीम के पेड़ पर लटका दी गई। उसके चेहरे पर भी तेजाब डाल दिया गया। इसके बाद सब निश्चिंत होकर घर लौट आए। कुलदीप की हत्या उनके लिए बड़ी गलती साबित हुई। थाना प्रभारी सतेंद्र भड़ाना ने अभियुक्तों की निशानदेही पर हत्या के लिए दिए गए 2.5 लाख रुपए शराब के खाली पव्वे और तेजाब की खाली बोतल बरामद कर ली। आवश्यक कानूनी कार्रवाई पूरी करने के बाद चारों अभियुक्त विनीत उर्फ लाला, किशोरी, जगपाल और शिवराज को न्यायालय में पेश किया गया और वहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। बंटी और सुखदेवी को भी यह समझना चाहिए था कि वे चचेरे भाई बहन थे और समाज व परिवार इस रिश्ते को विवाह या प्रेम के रूप में कभी स्वीकार नहीं करेगा। प्यार में अंधे होकर गलत रास्ता चुनने से आगे सिर्फ दुख और बर्बादी ही मिलती है। अगर परिवार समझदारी से मामले को संभालते तो बंटी, सुखदेवी और कुलदीप की जान बच सकती थी। जबरदस्ती या हिंसा कभी भी समाधान नहीं होती। समाज क्या कहेगा, इस सोच ने 3 लोगों की हत्या करवाई। असल में समाज की सोच से बढ़कर इंसान की जान कीमती होती है। अगर शुरुआत में ही परिवार वालों ने सच बता दिया होता और पुलिस को सही समय पर सूचना दी होती तो शायद हत्याएं रोकी जा सकती थीं। सिर्फ परिवार ही नहीं, खुद युवाओं को भी अपने रिश्तों की सीमाएं और सही गलत का फर्क समझना चाहिए। हमारा उद्देश्य यह है कि लोग इन घटनाओं से सीखें और गलत रास्तों पर चलने से बचें। यह कहानी एक अहम चेतावनी है जो हमें बताती है कि जीवन में सही फैसले लेना कितना जरूरी है। हमें मिलकर एक बेहतर समाज बनाने की कोशिश करनी चाहिए जहां प्यार और ईमानदारी की अहमियत हो। ऐसी सच्ची घटनाओं और उनसे मिले संदेशों के साथ मैं फिर लौट कर आऊंगा। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और याद रखें कि हर कदम सोच समझकर उठाएं।